कांग्रेस के पास सबसे बड़ी ताकत ये थी, उसे पूरे देश भर के विपक्ष ने ये मौका दिया कि वो मंच का उपयोग अपने फायदे के लिए भी करे और इन लोगों को फायदा पहुंचाए। कांग्रेस ने नाम खुद रखा, नाराजगी कई लोगों की थी, फिर भी कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ। कांग्रेस ने बैठकें अपने हिसाब से कराई, उस पर भी किसी को विवाद नहीं। नीतीश अगर आगे बढ़कर ये कहते हैं कि मुझे बना दीजिए, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई उनका नाम नहीं आगे करेगा। राहुल गांधी को आगे किया जाता है तो कई लोगों को आपत्ति होती है। तो एक बात मुझे बताइए कि जब एक तरफ चेहरा मोदी जैसा है तो दूसरी तरफ कोई चेहरा ही नहीं है कांग्रेस ने, और हवाला क्या दिया था कि चुनाव होने वाला है, यहाँ अच्छा नहीं होगा। और अगर उस बैठक हो गई होती वहां और एक विपक्ष का एकजुट चेहरा दिख गया होता तो जनता के पास एक चेहरा होता। कांग्रेस एक तरफ भाजपा से लड़ रही है, दूसरी तरफ अपने संगठन से लड़ रही है, और तीसरी तरफ वो या तो अरविंद केजरीवाल से या नीतीश कुमार से या सपा से लड़ रही है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीड़फाड़। पंचनामा, जहां पे खबरों की हम चीड़फाड़ करते हैं, वो पंचनामा याद कीजिए जब आज से कुछ दिन पहले हम किए थे और चीड़फाड़ हुई थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट किस तरीके से हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने चीड़फाड़ करके बता दिया था। क्या होगा इंडिया गठबंधन का, क्या होगा नीतीश कुमार का, तमाम बातें कह दी थी। अब देखिए कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो रहा है। आज 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ गए हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई है और इसके बाद कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। पिछले एक हफ्ते से बिहार की राजनीति गर्म है, नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। नीतीश क्या करेंगे, इस पर आज का दिन टिका हुआ था, यानी 3 तारीख का दिन टिका हुआ था। हमने भी आपको बताया था पंचनामा के माध्यम से कि 3 तारीख का दिन काफी ऐतिहासिक होगा, खासतौर पे इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम ही सब कुछ स्पष्ट करेंगे। देखिए, ये चर्चाएं चली रही हैं, कई बैठकें हुई इंडिया गठबंधन की, जिसमें धीरे धीरे पहले ही बैठक से नीतीश कुमार को साइड करना शुरू कर दिया गया, और जब मुंबई की बैठक समाप्त हुई तो तस्वीरें साफ हो गई। उसके बाद कोई बैठक नहीं हुआ, कई संभावनाएं जताई जाने लगी। नीतीश कुमार का दर्द छलकता है। पटना के मिलर ग्राउंड में जब वो पहुंचते थे, वहां पर जाकर वो मंच से कहते हैं कि कांग्रेस तो भाई चुनाव प्रचार में ही लगा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि अगली बैठक होगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने कैंडिडेट के उतारने की चर्चा कर दी, कांग्रेस ने नकार दिया। तब से इंडिया गठबंधन की नींव हिलती हुई नजर आई। लेकिन आज जब कांग्रेस के विपरीत ये पूरा रिजल्ट आया है, तब एक बड़ी बैठक का ऐलान कर दिया गया। 6 तारीख को एक बैठक होगी, नीतीश कुमार को बुलाया जाना है। नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि इंडिया गठबंधन में उनके लिए कुछ बड़ा तय किया जाएगा। पंचनामा आज का हमारा चुनावी एजेंडा और इंडिया गठबंधन को लेकर चीड़फाड़ करेंगे। काफी महत्वपूर्ण पंचनामा आज का होने वाला है, तो अंतिम तक जरूर देखिएगा चीड़फाड़। चलिए बिना देर किए अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, आपने जो बातें कही थी पंचनामा में, पिछले कई दिनों से जो आप कह रहे थे चीड़फाड़, आज नस तो आपने पकड़ लिया है, चीड़फाड़ कर दिया, आज रिजल्ट सामने आ चुका है सबके। नीतीश कुमार का अब क्या करेगा, कांग्रेस क्या करने वाली है 6 तारीख को जो बैठक होगा? देखिए, ये तो हाईली अनलाइकली है कि कांग्रेस यहाँ से भी अपनी सद्बुद्धि वापस प्राप्त कर पाए, लेकिन इसमें केवल कांग्रेस की गलती नहीं है। नीतीश कुमार यदि कांग्रेस को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाए, देखिए तेजस्वी यादव की मजबूरी है, उन्हें सत्ता प्राप्त करने के लिए मानकर चलना होगा कि नीतीश कुमार कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस के बिहार में ऐसी कोई मजबूरी है नहीं। कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर यह गारंटी चाहिए होगी कि नीतीश फिर भाजपा के साथ नहीं जाए, और ये मौखिक तौर पर नीतीश कुमार के कह देने से तो होगा नहीं। या तो शीर्ष नेतृत्व को वो विश्वास दिलाना होगा जो लालू यादव दिला पाते हैं, या रास्ता जो बार बार एक नहीं रास्ता काटने की बात आती है, राहुल गांधी का रास्ता कौन काटेगा, तो नीतीश कुमार है, वो उससे अपने आप को अलग करना होगा। नीतीश ने मौखिक तौर पर सारी बातें कही कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं संयोजक बनने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन ये बातें जब वो कहते हैं तो लगता है गुस्से में कह रहे हैं, सार्कास्टिकली कह रहे हैं।
उन्हें लगता है कि उनके साथ किसी ने धोखा कर दिया, कि गठबंधन भी तुड़वा दिया भाजपा से और यहाँ लाकर फंसा भी दिया। तो इस मेंटालिटी से नीतीश कुमार को निकलना होगा, तभी वो कॉन्फिडेंस सामने वाले को दे पाएगा। अब देखिए कांग्रेस की बात, कांग्रेस के पास सबसे बड़ी ताकत ये थी, उसे पूरे देश भर के विपक्ष ने ये मौका दिया कि वो मंच का उपयोग अपने फायदे के लिए भी करे और इन लोगों को भी फायदा पहुंचाए। कांग्रेस ने नाम खुद रखा, नाराजगी कई लोगों की थी, फिर भी कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ। कांग्रेस ने बैठकें अपने हिसाब से कराई, उस पर भी किसी को कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो कांग्रेस की, कल भी मुझे याद है, एक बहुत बड़े मतलब लालू यादव से भी बड़े नेता यादव जी हैं, नाम का था मुझे याद नहीं पड़ रहा है, जैकी यादव। हाँ, उन्होंने दावा किया था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब जगह से भाजपा साफ हो जाएगी। मैं यूजुअली इन विवादों पर नहीं अपना देता हूँ, जब देंगे तो जानते हैं तो लिखा हुआ है, नमन सत कुमार को लिखा नहीं हुआ, नमन मिश्रा लिखा हुआ है, तो तुरंत बिना सोचे समझे कि नमन मिश्रा क्या करता है, पत्रकारिता में कैसे करता है, सीधे कहेंगे मनुवादी नहीं। अरे मनुवादी है, आप ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे तो यही होगा, स्क्रीनशॉट रखेंगे ना, नहीं बोलेंगे तो यही होगा। जी मैं बोल नहीं रहा था क्या, मैं कह नहीं रहा था, बिल्कुल कह रहा था। मैं आता हूँ उस पर भी, मैंने कब कहा है, कैसे कहा, जो दर्शक हो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। जी खासतौर पे बिहार में जो विशेष समाज आजकल उनसे प्यार नहीं कर रहा है, उनको भी बता देते हैं कि मैंने कब और कैसे कहा था। उन्होंने स्क्रीनशॉट तो अपना छोड़िए, ट्विटर डिलीट कर दिया। आजकल बेशर्मी भी राजनीति का एक बड़ा कहा सकता है गहना हो गया है। बोल दीजिए, पलट दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, नीतीश पलट गए, मोदी पलट जाते हैं, राहुल गांधी पलट जाते हैं, हम क्यों नहीं पलट सकते। और ये सच्चाई है कि इन राज्यों के चुनाव में जो एक फैक्टर जो मध्य प्रदेश का है, जो राजस्थान का है, क्षेत्रीय समस्याएं तो हावी थी ही। मोदी बहुत बड़ा था, पूरे विपक्ष को एक चेहरा देने की आवश्यकता थी, मौका भी था, दस्तूर भी था, किसी ने नहीं कवायद की। नीतीश अगर आगे बढ़कर ये कहते हैं कि मुझे बना दीजिए, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई उनका नाम नहीं आगे करेगा। राहुल गांधी को आगे किया जाता है तो कई लोगों को आपत्ति होती है। तो एक बात मुझे बताइए कि जब एक तरफ चेहरा मोदी जैसा है तो दूसरी तरफ कोई चेहरा ही नहीं होगा, तो लड़ाई कैसे होगी? सबसे बड़ा तो गलती यही हो गई। फिर आपको समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव और चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी बात थी। लगभग आज 3 महीने होने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक होती है। इन 3 महीनों में इंडिया गठबंधन ने अपने आप को एकजुट नहीं दिखाया, कोई मैसेज नहीं गया है। कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों का कोई उपयोग नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि सर कमेटी भंग भी किया गया है, एक कमेटी बनी थी उसको भंग कर दिया, भंग भी हो गया, बना और भंग भी हो गया। बात क्या है, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले आपको याद होगा कि एक बैठक कराने की मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार ने मांग की थी। ये बात आज जो जदयू के एमपी दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं, उन्होंने मुझे जब उनसे बात मेरी हुई थी तो उन्हें याद दिलाया कि नमन जी, और सबसे पहले मुझे था कि 10 बजे के आसपास मेरी बात 9:30 बजे के आसपास हुई थी, और उस दौरान ही ये बात उन्होंने मुझसे कही कि नीतीश कुमार ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि मध्य प्रदेश में एक बैठक रखनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए नमन जी, उस बैठक को किसने कैंसिल कराया था? कांग्रेस ने, और हवाला क्या दिया था कि चुनाव होने वाला है, यहाँ अच्छा नहीं होगा। और अगर उस बैठक हो गई होती वहां और एक विपक्ष का एकजुट चेहरा दिख गया होता तो जनता के पास एक चेहरा होता, उसको वोट कर। सर आप भी तो कह रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश एक अच्छा जगह है, अखाड़ा है उनके लिए, वहां पे बैठक करना चाहिए। एमपी महोदय की बातें नहीं सुना तो नमन मिश्रा की बात कोई क्या सुनेगा? हम कब से चिंतक हो गए इंडिया गठबंधन के। एटलीस्ट विपक्ष, जो मौजूदा विपक्ष है देश भर का, वो कभी भी सवर्ण जाति के एक बड़े चेहरे जो नहीं पता कि हम लोग जिसका विश्लेषण करते हैं, उसको कभी भी वो लकीर नहीं मान सकता है। उन्हें लगता है कि हम जानबूझकर उन्हें ढकेल रहे हैं उस कोने में जहां से वो वापस नहीं आ पाए। जब हम आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण समाप्त करने की तैयारी कर रही है, जब हम रोहिणी आयोग की बात करते हैं तो सुनते नहीं है। जब हम यूटी की बात करते हैं कि पूर्णिया, किशनगंज, इन सबको यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये हमारी बात नहीं सुनते हैं। इनको लगता है कि हम कैसे बात कर सकते हैं दलितों के, पिछड़ों के, ओबीसी के पक्ष में, हम कैसे बात कर सकते हैं मुस्लिमों के पक्ष में। इन्हें लगता है कि यही ठेका ले रखे हैं
संपूर्ण जो बिहार जो देश भर के विपक्ष है, जो देश भर के पिछड़े हैं, उनका यही यही तैसी हम लोग नहीं हो सकते। तो खैर इसमें मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे कौन सी राजनीति करनी है, पत्रकारिता तो करना है। ऐसे में जो रीजनल समस्याएं हैं उनको तो बहुत आसानी से भाजपा ने अपने समस्याओं को तो सॉल्व कर लिया, कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस एक तरफ भाजपा से लड़ रही है, दूसरी तरफ अपने संगठन से लड़ रही है, और तीसरी तरफ वो या तो अरविंद केजरीवाल से या नीतीश कुमार से या सपा से लड़ रही है, या ममता बनर्जी से लड़ रही है, या बसपा से लड़ रही है। आप याद कीजिए कि जिस दिन गठबंधन बना था बिहार में और लगभग तय हो गया था कि ये चेहरे इंडिया गठबंधन में रहेंगे, मैंने क्या कहा था, इसमें एक दलित का बड़ा चेहरा होना ही चाहिए। मैंने एक और बात कही थी, इसमें ओवैसी को जगह देना चाहिए। सभी दूध के धुले हैं, कोई बुरा हाल साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ओवैसी गलत हो गए हैं। सभी लोग अपने अपने समाज की बात करते हैं, कोई अपने जात का आरक्षण बढ़ाता है, कोई अपने जात को आगे करके मैंने लीड करने का मौका देता है और हक मारने देता है बाकी जातियों का, संस्थागत हक मारी, और अगर उसमें आके मायावती अपना हक लेने की बात करती राजनीतिक, तो उनको दूर रखा जाता है। नीतीश कुमार जैसे पलटीमार लोग जो राजनीति में एक जगह नहीं रहते हैं, कई जगह पलट के जाते हैं, भाजपा के साथ कई बार एक सरकार मिला है, उनको आगे रखा जाता है, लेकिन ओवैसी और मायावती जैसे चेहरों को अलग किया जाता है। इसका कारण है, एक शब्द मैंने दिया था कि इस गठबंधन को इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। जब भी आप इतनी बड़ी ताकत से लड़ने निकलते हैं, आपके पास सबसे बड़ा हथियार जानते क्या होता है? समावेश। हम सबको साथ ले लेंगे। पागल कोई था क्या जो कहता है कि हम बंदरों की सेना लेकर हम लड़ जाएंगे और उस लंका को तबाह कर देंगे जो सोने की बनी है, जहां बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, उनको हम हरा देंगे। कैसे हराएंगे? तो बंदरों की सेना लेकर, भूतों की सेना लेकर, पशु पक्षियों की सेना में। जेपी किसको लेकर निकले थे? केंद्र सरकार के पास आर्मी था, न्यूक्लियर ताकत थी, सब कुछ था। जेपी किसको लेकर सड़क पर उतरे थे? स्टूडेंट्स। सबसे निरीह जो होता है मर्द अपने जीवन में कभी, तो वो तब होता है जब वो स्टूडेंट होता है। कोई भी दो थाप मार सकता है, मास्टरों से खाना है, घर में भी खाना है, लेकिन इसके बावजूद जेपी ने उस सबसे कमजोर राजनीतिक जीव को अपना हथियार बनाया। और बाकी तो इतिहास है ना, टैंक और सबमरीन रखने वाले लोग हार जाते हैं और जनता जब सड़क पर उतरती है तो जीत हो जाता है। बिना हथियार वाले गांधी जी आजादी दे देते हैं, अब बम पटकने वाले, टैंक फोड़ने वाले केवल शहादत दे पाते नहीं। हालांकि ये नहीं कहूंगा कि अब यहाँ विवाद हो जाएगा, लोग कहेंगे कि भगत सिंह से छीन रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी भगत सिंह वाले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि गांधी की प्रासंगिकता क्या है। आजादी केवल बंदूक के जोर पर होती तो ये पूछना चाहूंगा, 200 साल तक अंग्रेज हम पे शासन किया, कोई मर्द पैदा नहीं हुआ था क्या जो अंग्रेजों को हथियार के दम पर या ताकत के दम पर बाहर कर देता? बहुत प्रयास हुआ। ये गर्म होकर नहीं, नरम होकर करने वाला काम था, और जो हुआ आज, अगर संपूर्ण विश्व में एक एकतावाद या एक मेवाद होता है, या उसको कैसे कहते हैं, यूनिवर्सली, अगर एक मेवाद तो नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि अगर सभी को बराबर का दर्जा प्राप्त है, कोई रंग के आधार पर, भेद के, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रेस के आधार पर आज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण गांधी जी है। क्योंकि यही नहीं, उन्होंने अफ्रीका तक ये मूवमेंट चलाया, और जिन जिन देशों पर जो श्वेत उनका शासन था, उन सभी जगहों पर उन्होंने एक बड़ा आंदोलन लाया। किसके दम पर लाया? लाठी के दम पर, पीड़ितों के दम पर, शोषितों के दम पर, गरीबों के दम पर। और आगे चल के जब भी इतिहास में से रिवॉल्यूशन हुए हैं, इस रिवॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा नाम आता है बिहार के सेंस में, जब आते हैं बिहार चैप्टर, तो उस चैप्टर में लालू यादव का नाम आता है। लालू यादव ने, जहाँ एक तरफ मैंने इसमें भी विवाद होगा, चाहे एक तरफ लालू यादव को जंगल से जुड़ा जाता है, वहीं पिछड़ों ने क्या हथियार लालू यादव के कहने पर उठाया था? क्या पिछड़ों ने किसी की मैंने हत्या तंत्र शुरू कर दिया था क्या? नहीं, पिछड़ों को आवाज दी गई, उन्हें राजनीति में समावेश किया गया। लालू यादव ने जो फौज तैयार की, किसकी तैयार की? एक तरफ आप उनके देखते थे तो एक से एक बड़े बड़े समाजवादी लोग खड़े रहते थे, दूसरी तरफ आप देखते थे तो वैसे लोग थे जो जिनकी आवाज ही कोई सुनने वाला नहीं। श्याम रजक से आप शुरू कीजिए, और आप अगर आप शहाबुद्दीन तक जाते हैं तो
आपको ये एहसास होता है कि एक ऐसी सेना उन्होंने बनाई राजनीतिक जो इक्वलाइजेशन लाने की कोशिश करता है और बिहार में आता भी है और एक बड़ा सामाजिक क्रांति होता है। हालांकि अब तो उसके नाम पर बस केवल क्या उसको बोलते हैं रॉयल्टी वसूला जा रहा है, पेंशन वसूला जा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि समावेश सबके लिए रास्ते खुले थे। अब यहाँ पिछड़ों को तो बुलाया गया, मुस्लिम को, पिछड़ों को, दलित को, सबको बुलाया गया, लेकिन क्या लालू यादव की जो सेना थी उसमें सवर नहीं थे, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत नहीं थे? बिल्कुल हैं, बड़े बड़े चेहरे थे। शिवानंद तिवारी और अगर आप राजपूतों में जाएंगे तो आप रघुवंश बाबू जैसे बड़े चेहरे देखते हैं। आप पटना में अगर देखते हैं तो आज भी राजद की कमान जिस व्यक्ति के हाथ में है वो लालू यादव के बड़े माने सिपाहियों में से एक रहे हैं। ये कहने का मकसद मेरा ये है कि इतना इंक्लूसिव होना पड़ता है ना। अब कांग्रेस विश्वास नहीं कर रही है इन लोगों पर, ये लोग आपस में एक दूसरे पर भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। मायावती को जगह नहीं दिया गया, ओवैसी को बुलाया नहीं गया, ऐसी कई पार्टियां हैं जो भाजपा के खिलाफ लड़ रही हैं, संघर्षरत है, उनको नहीं मौका मिला, तो कमजोरी तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से होगी ना। सबसे बड़ी समस्या यही थी। दूसरी बड़ी समस्या नीतीश कुमार के बातों की बार बार अनदेखी करना। देखिए, कांग्रेस को मिठाई पसंद है, हलवाई पसंद है। नीतीश कुमार जितना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं सब एकदम कांग्रेस खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही है। अरे वाह क्या बात है, जाति गणना एकदम कराना चाहिए, आरक्षण बढ़ाना एकदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने की बात आती है तो कांग्रेस सशंकित हो जाती है। कांग्रेस को डर इस बात का लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की जगह नीतीश कुमार पॉपुलर हो जाए। लेकिन नीतीश की भी कमियां हैं। नीतीश कुमार बिहार में अपना जनाधार तेजी से खो रहे हैं। अपने फैसलों की वजह से नीतीश कुमार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। अपने बयानों की वजह से नीतीश राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। राजनीतिक सूचिता नीतीश कुमार की लगभग आज समाप्त सी है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर ये दावा करते हैं या ये चेष्टा करते हैं कि वो कांग्रेस के नेता बन जाए या कांग्रेस के एक्सेप्टेंस से वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा चेहरा बन जाए, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। और आजकल तो भ्रम की राजनीति बिहार में चल रही है, मुझे लगता है। लेकिन सर, इसमें परेशानी नीतीश कुमार को क्यों इतनी ज्यादा हो रही है कि कांग्रेस हार गया, उसके बाद अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस का बुलावा आ रहा है कि भाई आइए बैठक करते हैं, चर्चा अब होने लगी नीतीश कुमार के भाई कि कुछ बड़ा पद मिलेगा उनको। दो तरह की बातें आज देखने को पूरे दिन मिली है। एक जो सांसद महोदय ने कहा कि नीतीश कुमार की बात सुन लेती तो अगर कांग्रेस तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति तो कम से कम अलग होती। जी मध्य प्रदेश था भी नहीं लोगों के रडार पे, कहीं मैं नहीं कहा था कि मध्य प्रदेश भी हारिएगा। छत्तीसगढ़ तो कोई मान ही नहीं रहा था। कल तक तो मुझे याद है मेरी शर्त लग रही थी लोगों से, 50,000 की शर्त लग गई थी एक आदमी से। था नहीं, लेकिन हम कॉन्फिडेंस कैसे लगा दिए। अकाउंट में भेजें कि नहीं? देखिए, सही होगा ये बहुत बड़ी बात है, ज्यादा तो खर्च हो जाएगा। ये जो क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल मिली है ना, जी, ये 2020 वाली क्रेडिबिलिटी है। पंचनामा शायद इसीलिए दर्शकों के ध्यान तक पहुंच पाता है। जी सर। अब बात यह है कि आज दो चर्चाएं खूब हुई। एक तो ये वाली, दूसरी एक बड़ी चर्चा हो रही है कि ये नीतीश कुमार के लिए अच्छा हुआ। अब क्या सोचना है? अब तो नीतीश कुमार के सामने कोई दिख रहा है क्या? जदयू एकदम भीतर भीतर खुश है। हाँ, नहीं, खुश होने की एक्टिंग कर, मैं बता रहा हूँ आपको, ये होगा भी सभी स्टूडियो में आज। जदयू तो अब एकदम लहर काटेगी। सोचना है, पूरा चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आया है वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया है। और जो बैठक नीतीश कुमार बार बार कहते हैं इंतजार 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 कर रहे हैं, कब बैठक होगा, अगला बैठक पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। खुल के बोल भी वो ये हुआ कि आज के आज डेट तय हो गया है। 6 तारीख को मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। अब कि ये लोग बैठक कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा पत्रकार लोग को बुला रहा है तो बैठक सफल हो नहीं पा रहा है। इस बार छोटा पत्रकार ट्राई करके देखता है। नमन मिश्रा को जाना, हम इस बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या गलती हो रहा है। और मैं आपको दिल्ली से उस बैठक से बताऊंगा कि एग्जैक्टली समस्या कहाँ आ रही है। देखिए, एक बड़ी बात तो ये हुई कि समझ में आ गया कि ये इंडिया गठबंधन हिट एंड रन पे काम कर रहा है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है। आग लगेगी तो कुआं खुल लगेगा। आज चुनाव हारे हैं तो नीतीश कुमार याद आ गया, आज चुनाव हुई तो बैठक याद आ गया। कितनी बड़ी बात है कि 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कोई रणनीति इंडिया गठबंधन ने नहीं बनाया। मैंने क्या कहा था आपसे, याद कीजिए दर्शकों, कि जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर गया, सेकंड सेमेस्टर में फेल गया, थर्ड में फेल कर गया, वो कह रहा है कि सीधे हम एक बार क्या करेंगे, मैट्रिक पास कर जाएंगे। अरे कैसे? देखिए, क्रेडिट पर चोरी कीजिए दर्शकों, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। क्या मैंने सेम शब्द का प्रयोग नहीं किया था? बिल्कुल।
मैंने कहा नहीं था कि 5 लाख चुनाव आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। और अभी हम बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, पहले अपना में फटाफटी कर ले लोग। तुम गलती किया, तुमको होगा, कल से तो शुरू हो जाएगा। पोस्ट डिलीट कर लेंगे लोग। पोस्ट डिलीट हो गया हमारा, पोस्ट डिलीट हो गया, लेकिन कल से असली विवाद शुरू होगा। और 6 तारीख की बैठक में आप देखिएगा क्या होता। मैं यहीं से दावा करना हूँ आपको, ये भ्रम मत पालिए। बिहार में अगर आज से शुरू कर देगा लोग नैरेटिव, जीते तब भी जय जय, हारे तब भी जय जय, ये हाल है इनका। कल तक दावा था कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे जी, 5 राज्य में भाजपा खत्म हो जाएगी जी, ये होगा जी, वो होगा जी, खत्म। इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। बुलाया नहीं जा रहा, हम तो अपने काम में जा रहे हैं, लेकिन हम भी आके दिखाने जा रहे हैं। हमारा थोड़ा पावर बढ़ जा रहे हैं, वहाँ का माहौल बांटने जा रहे हैं। नहीं आँख दिखाने जा रहे हैं, अभी मत किसी आदमी को आँख दिखाने जा रहे हैं, अपने आँख दिखाने जा। नीतीश जा सकते तो हम जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं बराबर। अच्छा सर, एक चीज है, तबीयत खराब है, 6 तारीख तक तबीयत ठीक हो जाएगा नीतीश कुमार का? 6 तक होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता, 10 तारीख को ठीक हो जाएगा। 10 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, उधर से कुछ विशेष डोज लेके आएंगे। देखिए हम ये बात तो कह दिए हैं अब कि नीतीश पलटेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि भाजपा के साथ पलटेंगे। अगर समझ रहे हैं आप तो आप भ्रम में हैं। आप अगर सोच रहे कि फिर वैसे ही हो जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे भाजपा, कुछ नहीं। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं, निश्चित तौर पर यह फैसला उनको भारी पड़ रहा है। कांग्रेस ने ऐसा फंसा दिया है पूरा इस रणनीति को कि ना लालू उगल पा रहे हैं, ना नीतीश निकल पा रहे हैं। तेजस्वी तो फंसे ही हुए हैं, उनको तो खुद समझ में नहीं आया कि हम कहाँ आ गए। राम राम जप रहे हैं किसी तरीके से कि भाजपा और ईडी सीबीआई जो भाजपा का अस्त्र है वो उनसे दूर रहे। ऐसा होगा नहीं। देखिए आज एक बात जान ली दर्शकों कि हिंदी पट्टी से कांग्रेस समाप्त हो गई। बिल्कुल, हिंदी पट्टी में कांग्रेस कहीं नहीं है। और अगर कोई राज्य बच रहा है विपक्ष के पास, उन राज्यों में धीरे धीरे सरकारें बननी शुरू होंगी। आप जान लीजिए कि 25 में भाजपा ने ठोक दिया था। अब 24 की चर्चा मत कीजिए मुझसे, इतनी हल्की पत्रकारिता मैं नहीं करूंगा। 24 में बन जाएगी किसी की सरकार, विपक्ष जीत जाएगा और नरेंद्र मोदी फेंका जाएंगे, कहीं वैसा नहीं होने वाला है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश का जो फंसा हुआ था हिंदू मुस्लिमों के बीच में, राम मंदिर का, वो मुद्दा समाप्त होने जा रहा है। और दैट इज गोइंग टू गिव अ बिग बूस्ट टू बीजेपी। नरेंद्र मोदी, किसी ने नहीं किया। अटल की सरकार आई, सोनिया की सरकार आई, दोनों ने नहीं किया। राजीव गांधी बोलते बोलते थक गए, लेकिन कंक्रीट सॉल्यूशन किसने किया? बीजेपी ने। जब चेष्टा बीजेपी दिखाएगी तो वोट किसी और को कैसे मिलेगा? और आप ये तो रिटोरिक मत लेके आइए कि मंदिर मस्जिद नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, क्योंकि आज भी बिहार में एगो एयरपोर्ट, एगो अस्पताल फंसा हुआ है बिहार सरकार की नाकामी की वजह से। केंद्र की 2 परियोजनाएं, काफी विवाद चल रहा है पूर्णिया एयरपोर्ट और दरभंगा एम्स के बारे में काफी चर्चा। क्यों नहीं बना रहे वहां? नहीं बनाइए मंदिर, बना दीजिए, एयरपोर्टे बनाइए। केंद्र तो एयरपोर्ट बना दिया, आप तो रोड नहीं बना पा रहे हैं, आप सड़क जमीन नहीं दे पा रहे हैं। और आपने शुरू से ये किया है कि आपको लगता है कि वहां नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगेगी, केंद्र क्रेडिट लेगा, इसलिए आप ऐसा करते हैं, राजनीति में फंसाते हैं चीजों को। खैर हम इसमें विवाद में क्यों पड़े? देखिए कुछ चीजें समझ लेने लायक है, मैं तेजी से बता देता हूँ, बहुत समय नहीं लेंगे हम। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर एक माहौल बनाने की फिर कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार को अब कांग्रेस क्योंकि बुलाई है, खड़गे ने बुलाया है बैठक, तो केवल नीतीश को तो फोन नहीं किया होगा, सबको किया होगा। निश्चित तौर नीतीश कुमार की एक बात काटकर कांग्रेस को नुकसान तो हुआ, लेकिन नीतीश कुमार को कमान दे देगी कांग्रेस, ये भ्रम मत पालिए। क्योंकि मैंने ही आपको समझाया है कि कांग्रेस 24 की लड़ाई तो लड़ ही नहीं रही है। वो जानती है कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, वो जानती है कि फिलहाल भाजपा को जो एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होनी चाहिए थी स्पीड से, वो नहीं हो पाया है। हाँ, काट जरूर उसका है कि जातीय जनगणना करना, काट जरूर है आरक्षण का दायरा बढ़ाना, लेकिन आपके पास रोजगार नहीं है। यहाँ मुंह है तो भोजन नहीं है, वहां भोजन है तो मुंह नहीं। सच्चाई यही है, यही फंसी हुई है जो इंडिया गठबंधन है। नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाना, दिल्ली में बैठक करना, इतनी बड़ी तैयारी करना, ये दरअसल नीतीश कुमार और बाकी लोग की बात मानना नहीं है, कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस 2024 की लड़ाई लड़ ही नहीं रही है, 2029 की तैयारी में लग गई है आज से, और वो मानकर चल रही है कि इस भाजपा को
जिसे मोदी लीड कर रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट है बनाना, क्योंकि इसके पास रणनीति है, ताकत है, पावर है। ये ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट कर रही है। आपके पास बिहार में कार्यकर्ता नहीं है, और इनके कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी है कि उतने वोट तक नहीं है कितनी पार्टियों के पास बिहार में। और ये माइक्रो लेवल पे जब जाकर मैनेजमेंट कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट, तो इनके सामने आप टिक नहीं पा रहे हैं। मैं मानता हूं तेलंगाना और बाकी जगहों पर इनको हमेशा हार सामना करना पड़ा केरल में, लेकिन वहां इनका वोटर ही नहीं है। आपको ये समझना होगा, इनके वोटर्स नहीं है। और अगर इनके वोटर्स किसी राज्य में नहीं है और आप जीत कर आ रहे हैं, तो बैकडोर से एंट्री करना इनको आता है, और उसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं, कोई शर्म भी नहीं। बेशरम होकर सरकार बनाएगी भाजपा। ये ताकत आज की भाजपा के पास है। इसे तोड़ने के लिए आपको इसी रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कांग्रेस को पहले अपने डीएनए को बदलना होगा, और वो बदलने में इतना आसान नहीं है, समय लगता है। तो कांग्रेस 29 की तैयारी करे। एंड दिस करंट अलायंस ऑफ इंडिया, इट इज नॉट एन इंडिया अलायंस, इट्स जस्ट यूपीए। नए पैकेट में यूपीए 1, यूपीए 2 और ये यूपीए 3 की तैयारी चल रही है। कांग्रेस जानती है कि ये दल इतने महत्वाकांक्षी है, नीतीश, केजरीवाल, ममता, ये कभी एक नहीं होने देंगे। ये अपनी तरफ से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और सब छोड़िए ना महाराज, महत्वाकांक्षा देखिए ना बिहार में चिराग पासवान का, जाके लड़े ना चुनाव भाजपा के खिलाफ। इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जीत गई भाजपा तो चिराग पासवान कह रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी का ऑरा है, क्या उनका शैली है, वन मैन आर्मी है ये वो। आप अभी तो आर्मी लेकर गए थे, अभी तो उतारे थे कैंडिडेट। फोटो बताइए चिराग जी कितना कितना लाए, कौन कौन सीट पे, हम लोग भी जाने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंसर्न कीजिए, चिराग जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बताना चाहिए कि कितना वो वोट लेकर आए हैं। विलुप्त हो गए एकदम। स्टार प्रचारकों की सूची महाराज जी को जारी कर दिए थे, ये लोग स्टार प्रचार करने जाएंगे। महत्वाकांक्षा है और कुछ नहीं। वही हाल है, केजरीवाल को पता था, नीतीश कुमार को पता था, सपा को पता था कि ये कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस को पता था कि ये कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस अगर इनके साथ टेबल टॉक करके 2 सीटें दे देती, 4 सीट दे देती और एक कंबाइंड तरीके से लड़ता, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अलग होता, उसका फायदा इनको मिलता। लेकिन नुकसान इनको बेतहाशा हुआ है। ये एक आखिरी नहीं होता कि आखिरी तैयारी, आखिरी उम्मीद, इसके बाद उम्मीद नहीं बचती है इस इंडिया गठबंधन के लिए। अब ये केवल आई वॉश करेंगे, आंख धोएंगे। आपको लगेगा कि मोदी हार जाएगा, आप जाइएगा चुनाव में, चुनाव के बाद परिस्थितियां जो सामने आएंगी वो अपने मुंह से बताएंगे। मैं क्या बोलूं, बिहार के 40 सीटों पर अगर थोड़ा बहुत लड़ाई हो भी जाता है, याद रखिए बिहार के बाहर कई राज्यों में बिहार वैसे हो जा रहे हैं। बिहार के जातीय समीकरण में अगर थोड़ी इच्छाएं मार कर कांग्रेस, हालांकि वो भी होगा नहीं, आप देखिएगा उसमें विवाद है, कांग्रेस को 9 सीट कहाँ से दीजिएगा। तो इच्छाएं मार कर भी अगर ये एक हो जाते हैं, हालांकि असंभव है, तब भी ये महागठबंधन बिहार में भाजपा को बराबरी का टक्कर देगी। तो सर नहीं लग रहा है जैसे नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा है फोन कर करके, तो नहीं लग रहा है कि 9 सीट पे कहीं कम भी कर ले, ये कहे कि ना भाई आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, ये छोटे छोटे नेगोशिएशन हो सकते हैं, ये आपकी बहुत सी बात कही, ये नेगोशिएशन हो सकते हैं। हाँ, सीटें कांग्रेस अपनी कम कर सकती है, भाई हम तो नहीं कर पाए ना हुई। नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बना दिए और अनाउंसमेंट कर दिया चुनाव लड़ने जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये बस निकल चुकी है और ये बस अब गंतव्य के पास पहुंच चुकी है। सर अब बैठक 6 तारीख को है, लेकिन उससे पहले में जिस तरीके से बयानबाजी हुआ, जदयू का जो दुलाल चंद्र गोस्वामी थे उन्होंने बयानबाजी की, उसके बाद हम देखते हैं ममता बनर्जी बयानबाजी करती कि कांग्रेस में मैंने क्षमता ही नहीं है कि बीजेपी को हरा पाए। अभी जो 29 की चर्चा तो क्यों गई थी बैठक में, तो क्यों गई थी बैठक में? उनका बयान आया है कि क्षमता ही नहीं है। तो क्यों गए नीतीश कुमार, क्यों गए बैठक में? नहीं जाना चाहिए। ये लोग आपस में अलायंस कर ले। कांग्रेस स्पाइन है, कांग्रेस रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी नहीं होगी ना तो ये गठबंधन क्या कहलाएगा आपको पता है ना, स्पाइनलेस गठबंधन। और स्पाइनलेस लोग कैसे होते हैं आपको पता ही है, तो ये बहुत कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ठीक है कमजोर हुई है, आज इतना कमजोर नहीं होगी कि टके के भाव पे मैंने असरफी के यहाँ बिकाया है, इतना सस्ता भी कांग्रेस नहीं हो गई है। कांग्रेस ही इस देश में विपक्ष का भूमिका निभाएगी, वो निभाती रही है, वो निभा रही है, और आगे एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ लागू होगी। जब लोगों को सही में मंदिर मिल जाएगा तो मंदिर के बाद क्या कुछ रोजगार किया जाए, व्यवस्था मिले। अब उन्नत जब खोजेंगे आप, एक बहुत बड़ा डिसीजन देश की तरफ बढ़ रहा है, इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो
एक बड़ा इकोनॉमिक ट्रेजेडी आने वाला है। मुझे लगता है सर 29 में रोजगार का मुद्दा बड़ा हावी हो जाएगा। बहुत मुद्दा है, निश्चित तौर पर युवा 29 के चुनाव तक एक अलग तरीके के बन जाएगा वैश्विक माहौल, और उस माहौल में आप एक बिजनेस कंट्री के तौर पर ही ग्रो कर सकते हैं, और कोई आपके पास रास्ता नहीं बचेगा। ये छोटे छोटे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। कितना राम मंदिर बनाइएगा, कहाँ कहाँ बनाइएगा, अब यहाँ के बाद पाकिस्तान में बना पाइएगा तो कुछ चांस है। यहाँ तक तो मैंने आखिरी जो दाव नीतीश कुमार का आखिरी ब्रह्मास्त्र था, तो वैसे ही मोदी का आखिरी दाव है राम मंदिर, बन गया, बात खत्म। अब क्या उसका रॉयल्टी लेते रहिएगा, जैसे लालू यादव ने दिया। पाकिस्तान को शामिल कराने की भी चर्चा होने लगेगी। अखंड भारत की चर्चा तो ये लोग इसी बात करना चाहते थे, लेकिन ये सब होना नहीं है। देखिए बहुत हल्की बात है, हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। वैश्विक राजनीति में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिसेशन एक बड़ा रिसेशन आ रहा है। हमारा देश किसी युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन आगे हमें चुनना पड़ेगा ना। हमारा एलाई है रसिया, हम उसके साथ नहीं हुए। हमारा एलाई है इजराइल, हम उसके साथ नहीं हुए। इकोनॉमिक टर्म्स हमारे अगर राष्ट्रों से बिगड़ेंगे, इन राष्ट्रों से, तो हम तो इकोनॉमिक रिसेशन में जाएंगे ना। हम किसी से चावल खरीद रहे हैं, किसी को अनाज बेच रहे हैं, किसी से गन्ना ले रहे हैं, किसी को टमाटर दे रहे हैं, ये बिजनेसेस बंद हो जाएंगे सैंक्शंस की वजह से, तो हम भी तो कमजोर होंगे। बिल्कुल। और इस वजह से 24 के बाद एक बड़ा रिसेशन आएगा, जिस रिसेशन में जनता वैश्विक स्तर पर मानेगी कि युद्ध इलाज नहीं है, नफरत इलाज नहीं है। वो टाइम भी आएगा, दूसरा उस समय भी देखी जाएगी, उस समय भी चीड़-फाड़ जारी रहेगा। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में देखा जाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब ये पता चल गया है कि भाई नीतीश के हाथ में हाथ डाले नहीं बढ़ने से नुकसान हो सकता है। एक बड़ी बैठक 6 तारीख को होने जा रही है। अब देखना दिलचस्प ये है कि नीतीश कुमार बैठक में जाते हैं या फिर तबीयत उनकी बिगड़ती है। चर्चाएं और चीड़-फाड़ जारी रहेगा। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।